नमस्कार, मैं दीपक कुमार आपका साहित्य आराध्य शिक्षार्थी में सहृदय अभिवादन करता हूँ। आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न पिछले वर्ष से संबंधित प्रश्न हैं, जो कि आपको टीजीटी, पीजीटी, यूपीएसआई, सीटेट, यूपीटेट आदि परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। तो आइए देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ए जॉर्ज गिरिसन, बी गार्सा दत्तासी, सी रामचंद्र शुक्ल या डी मिश्र बंधु। तो इसका सही जवाब है बी गार्सा दत्तासी। गार्सा दत्तासी कैसे, आइए देखते हैं। तो हिंदी साहित्य का जो सबसे पहला जो लिखा था वो लिखा था गार्सा दत्तासी ने, और वो था इस्तवार दलाल लेत्रोइतर एंदुए हिंदुस्तानी। ठीक है, ये ग्रंथ लिखा था। इसमें दो भाषाओं का प्रयोग किया गया था, हिंदी और उर्दू। हिंदी उर्दू के जो वर्णक्रम के अनुसार जो भी कवि हैं उनका परिचय इसमें दिया गया है। तो ये ध्यान देना है कि इसमें जो विवरण किया गया था वो वर्णक्रम अनुसार विवरण किया गया था। इसको दो भागों में प्रकाशित किया गया था। पहला भाग 1839 में और दूसरा सन 1847 में। वहीं ठीक इसके लगभग 40-41 साल बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने एक विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रेशन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था। ये इतिहास तो नहीं था, परंतु सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे है? इसका जवाब तो आप सभी जानते ही होंगे। इसका जवाब है बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 1929 में आया था इनका, और इनको ही व्यवस्थित रूप देने का श्रेय प्राप्त है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय रामचंद्र शुक्ल को है, जैसे कि हम लोग जानते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 में लिखा था, जो मूलतः यानी कि मूल रूप से नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। अब इसमें बात ये जानने की है कि ये मूल रूप से जो लिखा था वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका थी। एक भूमिका के रूप में इस पुस्तक को प्रस्तुत किया गया था, पुस्तिका को। बाद में इसको अलग से एक पुस्तक का रूप दे दिया गया। ठीक है, और शिव सिंह सरोज जो कि 1883 में लिखी गई थी, लगभग 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण के सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। और ये किसके साथ, ये किसका है? शिव सिंह सेंगर जी का है, 1883 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। हिंदी साहित्य का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? ए जयशुआ कैटलर, किशोरीदास वाजपेयी, सी जॉर्ज गिरिशन या डी कामता प्रसाद गुरु। तो इसका सही जवाब है ए जोशुआ कैटलर। हिंदी साहित्य का जो पहला व्याकरण लिखने वाला जो विद्वान है वह है जोहन जोशुआ कैटलर, जो कि डच के रहने वाले थे। डच यानी कि पहले का नाम था पुर्तगाल। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत के रूप में भारत आए थे, और उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी, जो सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई थी। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई थी। अब देखिए, जानने वाली बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर उस समय जोहन जोशुआ कैटलर भारत में नहीं आती, वो ये ग्रामर नहीं बनाते, जो कि उन्होंने डच लोगों के लिए बनाई थी ताकि वो हिंदी का ज्ञान प्राप्त कर सकें, तो मुमकिन है कि वो सब यहाँ पर आते ही नहीं। तो पहले इन पर रोक लगा देनी चाहिए थी। खैर, फिलहाल जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। आगे चलते हैं। डॉक्टर ग्रेसन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया है। अब जब डॉक्टर ग्रेसन ने अपना जो ग्रंथ लिखा था उसमें वो इस पुस्तक के बारे में बताते हैं, और इस ग्रंथ के रचयिता के बारे में भी बताते हैं। सन 1943 में पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने ब्रिज भाषा व्याकरण लिखा था,
ठीक है, और इसी के साथ व्याकरण लेखन में नई चेतना का संचार हुआ। हम प्रश्न हमारा दूसरी तरह से भी बन सकता है कि किस रचना के बाद हिंदी में व्याकरण लेखन की नई चेतना का सूत्रपात हुआ? तो इसका सही जवाब है किशोरीदास वाजपेयी की ब्रजभाषा व्याकरण। इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना सन 1948 और ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण 1949, हिंदी निरुक्त 1949 तथा हिंदी शब्दानुशासन 1958 में प्रकाशित हुआ था। ये एक तरह से व्याकरण है, ठीक है ना, ये एक तरह से व्याकरण है। अगला प्रश्न है ग्रेसन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आया था पीजीटी परीक्षा 2002 में और इसका सही जवाब है ए किशोरीदास वाजपेयी ने। कैसे किया था, चलिए देखते हैं। ग्रेसन के इसका अनुवाद जो था वो डॉक्टर किशोरीदास वाजपेयी, किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से किया था, ठीक है। किशोरीलाल गुप्त का जन्म हुआ था सन 1916 में भदोही, उत्तर प्रदेश में। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गुप्त जी को विंध्य गौरव भी कहा जाता है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि विंध्य गौरव किसे कहा जाता है, तो किशोरीलाल गुप्त जी को विंध्य गौरव कहा जाता है। गुप्त जी की जो कृति थी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई थी और इनकी जो अंतिम प्रकाशित कृति है वह है सूर सागर की टीका, जो कि है 4 खंडों में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है बी पादरी एडसिन ग्रिप्स। पीजीटी सन 2000 में ये प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंग्ल भाषा में जो इतिहास लिखा गया था स्केच ऑफ लिटरेचर इसके जो लेखक है वो पादरी एडसिन ग्रिप्स है। पादरी एफ.ई. के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ था और द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज गिरिसन है ही, ये तो आपको पता ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम क्यों है? ये सबसे कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। इसका सही जवाब है बी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और शुकदेव बिहारी मिश्र। इसके शॉर्टकट में क्या देख सकते हैं हम, गश कर दीजिए, गश 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 कैसे, ग से गणेश बिहारी मिश्र, आधा स से श्याम बिहारी मिश्र और पूरा स से सुखदेव बिहारी मिश्र। ये ध्यान रखिएगा, मिश्र बंधु आए कभी भी कि कौन कौन से मिश्र बंधु थे, तब सही जवाब ये बताएंगे गश, यानी कि गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु विनोद नामक जो ये है ये हम देख ही चुके हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। अब बात समझने वाली ये है कि मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग थे। कितने भाग थे? 4 भाग। पहले 3 भाग तो उन्होंने पहले ही खरीद लिए सन 1913 में। जो पहले 3 भाग थे उसको उन्होंने सन 1913 में प्रकाशित कर दिया, लेकिन जो चौथा भाग था ना उसे सन 1934 में प्रकाशित किया, ठीक 20-21 साल के बाद। क्या कारण था? कारण ये था कि उस दौरान जो सामग्रियां उन्हें चाहिए थी अपने चौथे भाग को पूरा करने के लिए, कि सन 1913 तक जिन खंडों को उन्होंने विभाजित किया था और उसके बाद जो चौथा भाग उसको उन्होंने, जैसे कि मैंने बताया आपको, उन्होंने 4 भागों में उसको बांटा था। तो पहले 3 भाग जो बांटे थे वो तो ठीक से क्रम से आ गए थे, लेकिन जो चौथा भाग था वो उस समय तक छोटा था। उसको और बड़ा करने के लिए उन्हें थोड़ा समय चाहिए था ताकि वो उसमें और सामग्रियां जोड़ सकें। तो इसी के लिए वो जो चौथा भाग था सन 1934 में आया। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों को हिंदी नवरत्न के नाम से प्रकाशित करवाया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदी नवरत्न की जो श्रृंखला है, जो रचना है, वो किन के द्वारा लिखी गई थी? वो थी मिश्र बंधु विनोद के द्वारा, मिश्र बंधु के द्वारा।
किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? हमें बताना है कि किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करीमुद्दीन या जॉर्ज ग्रियर्सन? इसका सही जवाब है डी, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है ना। सबसे ज्यादा इतिहास काल विभाजन जो है करने वाले प्रथम इतिहासकार तो जॉर्ज ग्रियर्सन है ही। उन्होंने आदिकाल की जो अंतिम सीमा है उसको 1400 ईस्वी माना हुआ है। कितना माना हुआ है? 1400 ईस्वी। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? मिश्र बंधुओं ने निर्धारित की है ए संवत 1890 विक्रम संवत 1925 विक्रमी। ठीक है, संवत 1890 विक्रमी संवत और से लेके संवत 1925 विक्रमी तक उन्होंने माना है। तो उनका जो काल विभाजन हमें देखने को मिलता है वो कुछ इस प्रकार का, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रारंभिक काल जो उन्होंने माना है वो 700 से लेके 1440 विक्रमी तक माना है। तो ये जो विक्रमी था वो 57 वर्ष आगे जोड़कर लिखा जाता था, तो अर्थात इससे 57 वर्ष पहले कर देंगे तो आएगा 643। ठीक है ना। हाँ, क्योंकि जो चारण काल का थोड़ा बहुत उल्लेख हमें जो मिलना आरंभ होता है वो 643 ईस्वी के आसपास से ही मिलना आरंभ होता है, जो कि मिश्र बंधुओं ने उसका पता लगाया था 1440 विक्रमी तक। और 1440 भी वहीं तक जहां तक कहीं ना कहीं ये जो क्रम है, ये जो संख्या है वो रामचंद्र शुक्ल जी से मिलती हुई नजर आती है हमको 1375 ईस्वी तक में। माध्यमिक काल जो माना 1445 से 1680 विक्रमी तक। अलंकृत काल इन्होंने रीति काल में अलंकृत काल कहा है 1681 से 1889 विक्रमी तक। परिवर्तन काल की जो समय सीमा निर्धारित करते हैं 1890 से 1925 विक्रमी तक, तथा वर्तमान काल यानी कि आधुनिक काल मानते हैं 1926 विक्रमी से अब तक। देखिए यही वो समय था जब उनको अपना विभाजन करने में समय लग गया, उसके बाद की रचना उनको डालना था। इसीलिए किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? ये आया था आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 में। इसका सही जवाब है ए मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने सबसे पहले जो लेखक जो काल विभाजन है उसमें कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है। अच्छा, तो इनकी कृति थी मिश्र बंधु विनोद, और इसमें लगभग उन्होंने 5000 कवियों को स्थान दिया, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया है। इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों के नाम का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? आपको बताना है कि कौन नहीं थे। बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, रामचंद्र वर्मा या फिर ठाकुर शिव कुमार सिंह? इसका सही जवाब है रामचंद्र वर्मा। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में आया था 2012 में। तो नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 16 जुलाई 1893। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब क्या होता है, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी इसको लोग नागरी प्रचारणी सभा तो कहते ही हैं, साथ ही साथ इसके साथ काशी नागरी प्रचारणी सभा भी एक शब्द ऐड हो जाता है। अब काशी नागरी प्रचारणी सभा और नागरी प्रचारणी सभा में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि नागरी प्रचारणी सभा जो थी वो हालांकि हुई तो बनारस में थी, बनारस में को ही लोग काशी कहते हैं, परंतु इसको इसके साथ भी जोड़कर लिखा जाता है। तो आप इससे कभी भी भ्रमित ना हो, चाहे वो काशी नागरी प्रचारणी सभा हो चाहे वो नागरी प्रचारणी सभा हो, दोनों का उत्तर आएगा 16 जुलाई 1893। अब जिसकी स्थापना की थी बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह, इन तीन विद्वानों ने इसकी स्थापना की थी। कौन कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह। अब आचार्य रामचंद्र वर्मा की यदि हम बात करें तो ये हिंदी साहित्य के साहित्यकार हैं और कोशकार भी रहे। सबसे भारी ग्रंथ जो है इनका
हिंदी साहित्य का गद्य इतिहास वो रामचंद्र वर्मा का है, माफ कीजिए रामचंद्र तिवारी का है। आचार्य रामचंद्र वर्मा हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य थे। इन्होंने आचार्य किशोरी लाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का आंदोलन चलाया और हिंदी का मानकीकरण हुआ। सन 1919 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक भी लिखी। अब रामचंद्र वर्मा ने जो थे वो हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल के सदस्य थे। अब ये वही हिंदी शब्द सागर का मंडल है जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने आचार्य किशोरी लाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का जो आंदोलन था वो चलाया। अच्छी हिंदी का आंदोलन ये था, इसमें प्रेरणा देते थे वो कि किस प्रकार से हमें अच्छी हिंदी, अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उसे उर्दू से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। और 1919 में उन्होंने महात्मा गांधी नामक पुस्तक लिख दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? इसका सही जवाब है सी, 1868 से 1893 ईस्वी तक। जानते हैं कैसे? प्रथम उत्थान का जो समय है वो 1868 से 1893 ईस्वी यानी कि जो संवत है 1925 से 1950 तक माना है। तथा जो दूसरा उत्थान है उसका जो समय है 1893 से लेकर 1918 तक और संवत 1950 से 1975 तक तय किया है। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? देखिए सही जवाब है, आप जानते हैं इसका सही जवाब है डी। मैंने कहा था ना नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 ईस्वी में। तो जैसे कि यह हुई थी और कौन, श्याम सुंदर दास जी ने की थी। नागरिक प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार और प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहां से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया। इस शब्दकोश के लेखक श्याम सुंदर दास थे। 13वां प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सबसे अच्छा प्रश्न है, इसका सही उत्तर है बी, 1800 ईस्वी में। देखिए अब आप इसमें परेशान ना होना, अगर विक्रमी संवत पूछे तो इसका जवाब आएगा सन 1857 ईस्वी में, विक्रमी संवत में। ठीक है, और अगर ईस्वी दिया हो तो 1800 ईस्वी में। ठीक है, बिल्कुल। अब इसे जो संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य उस पर जरा ध्यान दे लेते हैं। वेलेजली ने, लॉर्ड वेलेजली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की थी। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। ध्यान रखना है कि सबसे पहले इसका नाम था ओरिएंटल सेमिनरी और बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के नाम से जानी जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज को लोग पहले क्या कहते थे? उसे कहते थे ओरिएंटल सेमिनरी। ये प्रश्न यहां से बन गया आपका। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को मार्किस ऑफ वेलेजली ने की थी, यानी कि लॉर्ड मार्किस ऑफ वेलेजली ने की थी और गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लूलाल जी और सदल मिश्र की नियुक्ति की। अब देखिए इसमें 4-5 प्रश्न आपके बन गए। पहला तो ये था कि फोर्ट विलियम कॉलेज का पहले क्या नाम था? उसका नाम था ओरिएंटल सेमिनरी। एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा था कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की गई? इसका जवाब है टीपू सुल्तान की विजय पर। ठीक है, और कब की गई? 10 जुलाई 1800। तीन तो ये हो गया। और गिलक्राइस्ट कौन थे? गिलक्राइस्ट थे हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष और उन्होंने किन 2 शिक्षण के लिए किन 2 भाषा पंडितों की नियुक्ति की? लल्लूलाल और सदल मिश्र। 4-5 प्रश्न आपके एक प्रश्न में 4-5 प्रश्न कवर किए जा रहे हैं, तो 25 पंजे 125 हो जाता है। फिर भी ले देखिए 100 तो आप मान के चलिए। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है?
सदल मिश्र की भाषा में आपको पूर्वीपन मिलेगा, क्योंकि ये यूपी के आसपास, यूपी के रहने वाले थे। ठीक है, यूपी के आगे जो जिला पड़ता है, इसकी विशेषता क्या है? पूर्वीपन। उनकी भाषा में आपको पूर्वीपन मिलेगा। संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देते। सदल मिश्र बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के ध्रुवडीहा गांव के रहने वाले हो गया। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है? इसका सही जवाब है पूर्वीपन। क्यों? क्योंकि ये बिहार प्रांत के रहने वाले थे। बिहार प्रांत में कहा? शाहाबाद जिले में ध्रुवडीहा गांव के रहने वाले थे। और क्या थे? शाक द्वीपीय ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम था नंदमणि मिश्र। यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में अध्यापक थे। सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली के गद्य लेखकों में विशेष महत्व है। इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों में ही ब्रजभाषा, पूर्वीपन और बांग्ला, बांग्ला भी मिलेगा। बांग्ला क्यों मिलेगा? क्योंकि बिहार जो है वो बंगाल के निकट है। बिहार कहाँ के निकट है? बंगाल के पास है। तो जाहिर सी बात है इनकी भाषा में उसका समन्वय भी लाजमी है। अगला प्रश्न है, लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है उनका प्रेम सागर। इसे पूछा गया था दिल्ली केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा में सन 2015 में। आइए इसके बारे में आगे देखते हैं कि सुख सागर की रचना, अगला प्रश्न, सुख सागर की रचना किसने की थी? सदल मिश्र, लल्लू लाल जी, इंशाअल्लाह खान या सदासुख लाल? पूरा नाम था नियाज। इसका सही जवाब है डी, सदासुख लाल नियाज। मुंशी सदासुख लाल की रचना सुख सागर एक धार्मिक ग्रंथ है। इनकी भाषा पर पंडिताऊपन एवं फारसी का प्रभाव है। अगला प्रश्न देखते हैं, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंशाअल्लाह खान या सदासुख लाल? इसका सही जवाब है सी, इंशाअल्लाह खान। रानी केतकी की कहानी जो है वो इंशाअल्लाह खान जी ने लिखी थी और इसकी रच और जिसे हम उदय भान चरित के नाम से भी जानते हैं। इनकी भाषा पर उर्दू, अरबी और फारसी का प्रभाव परिलक्षित होता है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज यानी कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? इंशाअल्लाह खान, सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह या सदासुख लाल? इसका सही जवाब है बी, सदल मिश्र। हम अभी जानते ही हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा कि फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए 2 भाषा अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न है, सुख सागर का विषय है शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग, गीता के प्रेरक प्रसंग, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है सी, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग पर आधारित है। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि बहुत ही फेमस है, में लिखते हैं कि मुंशी सदासुख लाल निसार, नियाज नहीं, जिनके नाम से सुख सागर शीर्षक ग्रंथ का उल्लेख प्राय सभी इतिहास पुस्तकों में किया गया है। सुख सागर शीर्षक किसी ग्रंथ के रचयिता नहीं है, अपितु सुख सागर इनका उपनाम था। विष्णु पुराण या भागवत का मुंशी जी ने पद्यानुवाद किया था, यह मान्यता डॉक्टर नगेंद्र की है। इनकी अन्य 2 गद्य रचनाएं अवश्य प्राप्त हैं, सुरासुर निर्णय जो कि निबंधात्मक रचना है और सज्जन दुर्जन का विवेचन है इसमें, और दूसरा है वार्तिक, बाबा दयालु दास के ध्रुपदों का भाषानुवाद। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सदल मिश्र, भोलानाथ तिवारी, लल्लू लाल या हरदेव बहारी जी ने? चलिए देखते हैं, इसका उत्तर है ए, सदल मिश्र ने किया था। ध्यान रखना है आपको कि खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सदल मिश्र ने। नरेंद्र कोहली ने अपनी एक पुस्तक लिखी है व्यंग गाथा, जिसमें लिखा है
कि पंडित लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लिखन किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण किया गया। कहाँ नामकरण किया गया इसका? फोर्ट विलियम कॉलेज में। अब खड़ी बोली का जो नामकरण का जो श्रेय है वो गिलक्राइस्ट एवं सदल मिश्र को दिया जाता है। 1803 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ था। 21वां प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल, रमाशंकर वाजपेयी, राम प्रसाद निरंजनी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी है। यह ग्रंथ सन 1711 ईस्वी में लिखा गया था। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बताया। इसे रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि भाई ये खड़ी बोली हिंदी में तब तक का लिखा गया सबसे साफ सुथरा ग्रंथ है। अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वाशिष्ठ सबसे पुरानी है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है। 22वां प्रश्न देखते हैं, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसका सही जवाब है बी, लल्लू लाल जी। लल्लू लाल जी को हिंदी का प्रथम गद्यकार माना जाता है। 23वां प्रश्न देखते हैं, उदयभान चरित के लेखक कौन है? लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल या फिर इंशाअल्लाह खान। सही जवाब डी, इंशाअल्लाह खान। इसके बारे में तथ्य देख लेते हैं। इंशाअल्लाह खान की रचना रानी केतकी की कहानी है, जिसे उदयभान चरित भी कहा जाता है। अब इंशाअल्लाह खान ने ही लिखी है रानी केतकी की कहानी, जिसे उदयभान चरित भी कहा जाता है। इसकी भाषा पर उर्दू, अरबी और फारसी का प्रभाव है। 24वां प्रश्न देखते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिका प्रसाद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका प्रसाद। राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये दोनों एक दूसरे कट्टर विरोधी थे। इनमें एक थे जो हिंदी को मान्यता देना चाहते थे, हिंदी को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन जो दूसरे थे वो उर्दू के पक्ष में ज्यादा थे। उनकी भाषा में आपको उर्दू पर ज्यादा मिलेगा। फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जन भाषा को फारसी शब्दों से बोझिल कर दिया। इस खेमे का नेतृत्व कर रहे थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, फारसी पढ़े हुए लोगों ने जन भाषा को फारसी शब्दों से बोझिल कर दिया। इसके खेमे का नेतृत्व कर रहे थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसी की प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी और इस वर्ग के नेता थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा द्वय की प्रतिद्वंदिता भारतेंदु के उदय काल तक चलती रही। आखिरी प्रश्न है हमारा 25वां प्रश्न, खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे ज्यादा इस पर ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहली रचना किसे कहें हम लोग? प्रेम सागर को कहें, नासिकेतोपाख्यान को कहें, ढोला मारूरा दुहा को कहें या फिर आशिया को कहें? इसका सही जवाब है बी, नासिकेतोपाख्यान। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार, अब बात यहाँ पर केंद्रीय हिंदी निदेशालय क्या जाती है, इसके अनुसार आधुनिक प्रथम गद्यकारों में सदल मिश्र एवं लल्लू लाल दोनों शामिल हैं। अब उस समय जो आधुनिक गद्यकार थे वो सदल मिश्र भी थे और लल्लू लाल जी भी थे। ठीक, जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एक साथ है। अब दोनों की नियुक्ति मैंने आपको जवाब दे दिया ना, मैंने कहा था दूसरा कौन है मुझे बताइएगा। जवाब हमारे सामने लल्लू लाल जी। तो दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज में एक साथ गए। वहां सदल मिश्र ने 1803 ईस्वी में नासिकेतोपाख्यान की रचना की तथा 1805 ईस्वी में लल्लू लाल प्रणीत ने लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद पर खड़ी बोली गद्य का रूपांतरण का प्रकाशन हुआ। अब अतः आधुनिक गद्यकारों में नासिकेतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है। इसे भूलना नहीं आपको। नासिकेतोपाख्यान कब लिखी गई? सन 1803 ईस्वी में। और दूसरी जो रचना थी वो थी लल्लू लाल जी की प्रेम सागर, जिसको श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के आधार पे खड़ी बोली में गद्य रूपांतरण किया गया था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने
अब तक वीडियो देखी, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी आगे जो भी इस प्रकार के प्रश्न उत्तरी जो सेशन चले, जो भी कक्षाएं लगे हैं हमारी, वो सब आपको नोटिफिकेशन उसकी मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।